नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की, और नेपाल के साथ साथ हमारे इस पड़ोसी देश में चीन की अतिशय दखल की। आप जानते हैं 20 दिसंबर को अचानक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा संसद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की। पार्लियामेंट को राष्ट्रपति ने भंग भी कर दिया। अप्रैल मई में वहां चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में व्यवस्था देगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिसेज इशू कर चुका है। लेकिन जिस तरीके से चीन वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में, नीतियों में, उनके फैसलों में, और जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रचंड गुट के बीच में, उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहां जो चीन की राजदूत हैं वो भी प्रधानमंत्री से भी मिली हैं। जो उनका विरोध कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी में, माधव कुमार नेपाल और कमल दहल प्रचंड, उनसे भी मिली हैं। वो राष्ट्रपति से भी मिल रही हैं। और अब इनका एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गोवा येजू के नेतृत्व में नेपाल पहुंचा था 4 दिन की यात्रा पर। उन्होंने भी प्रचंड से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, इसके अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। लेकिन दोनों गुटों में किसी तरह की सुलह सफाई की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। दोनों अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। और प्रधानमंत्री ओली का तो मैंने आज एक बयान भी देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं प्रचंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका हूं। तो जब ऐसी स्थितियां हो, आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग दल थे, एक हुए थे, और एक होने के बावजूद दोनों कभी एक दिखाई नहीं दिए। दोनों में लगातार मतभेद बने रहे। तो चीन की जो दखल है, इसके अलावा जो नेपाल की अंदरूनी राजनीति है, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, और भारत के साथ जिस तरह के उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक, रणनीतिक रिश्ते रहे हैं, उनको लेकर के भी, और जो निर्भरता है भारत पर नेपाल की, वो चीन से कई गुना है। बल्कि 70-72% जो आयात है नेपाल भारत से करता है, और चीन से तो बहुत कम करता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, चीन में भी कम्युनिस्ट सत्तारूढ़ हैं, और नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही इस समय सत्ता है। कांग्रेस वहां थोड़ी कमजोर हुई है। पर जो हालात बन रहे हैं, ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि चीन नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल कर रहा है। इससे भारतीय हित किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, और क्या स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं को किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए चलते हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, काउंटर टेररिज्म वार सिचुएशंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके, और चाहे पूर्वी लद्दाख हो, पूर्वोत्तर हो, घाटी हो, हर जगह तैनात रह चुके हैं। नेपाल की भी, चीन की भी, पाकिस्तान की भी जो भारत के खिलाफ साजिशें रही हैं, उनको अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। AK सिवाज साहब। मेहरबानी चौधरी साहब। और हमारे दूसरे रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रभात राय। प्रभात जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। जिस तरीके से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नेपाल में चीन की दखलंदाजी हम देख रहे हैं, हर घटना के बाद, हर झगड़े के बाद चीन की इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं। जब हमारे
रॉ के चीफ, हमारे सेना के प्रमुख और हमारे विदेश सचिव नेपाल की यात्रा कर रहे थे। उस समय अचानक हमने देखा कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर चीन के, जो जा तो रहे थे पाकिस्तान, पर अचानक काठमांडू पहुंच गए। और शायद ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी पसंद नहीं आया कि ऐसे समय अचानक चीन के डिफेंस मिनिस्टर काठमांडू में लैंड कर जाएं। और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। डिफेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलकर के चले गए। तो नेपाल में जिस तरीके से चीन दखलंदाजी कर रहा है और एक्सपोज भी हो रहा है, और नेपाल के लिए भी बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां पैदा कर रहा है, यानी डिसबैलेंस कर रहा है भारत और नेपाल के कूटनीतिक और दूसरे रिश्तों को। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, जो नेपाल है वो चीन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और चीन समझता है, जिस प्रकार से उसने कहा था कि तिब्बत एक पाम है और इसकी अगर पांचों उंगलियां हैं, तो उसके अंदर आपका लद्दाख भी है, और नेपाल भी है, भूटान भी है, सिक्किम भी है, और अरुणाचल प्रदेश भी है। तो नेपाल चीन के लिए बहुत महत्व है दो तीन चीजों के लिए। एक तो वो चाहता है कि ये बफर स्टेट हो और ये इनके फेवर में हो। पहले उसको थोड़ा डर था कि जो ये टिबेटियन रिफ्यूजी आ रहे थे, उनको जो है नेपाल उकसाए नहीं या उनको कोई प्लेटफॉर्म ना दे, वो उन्होंने कभी नहीं किया नेपाल ने। मगर जो अभी हालात ऐसे हैं कि वो चाहता है कि तो ये बफर स्टेट बने, और दूसरा धीरे धीरे उसको डेब्ट ट्रैप में ले रहा है, उसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर डाल दिया है, और उसके अंदर कम से कम $18 बिलियन का अभी उस पर कर्जा होता जा रहा है। और जिस प्रकार से ये प्रोजेक्ट बना रहा है वो वाइबल प्रोजेक्ट भी नहीं है। जिस प्रकार से उसने अभी ट्रांस हिमालय जो मल्टी नेटवर्क कॉरिडोर बनाया है, वो भी एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल है। मगर चीन लगा हुआ है। चीन के दो तीन मुद्दे हैं इसमें। एक तो नेपाल पे पूरा कंट्रोल करना, और दूसरा नेपाल के थ्रू वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी डायरेक्ट जाएगा। तो ये भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, ये इसका अगला पड़ाव है कि नेपाल को अपने अंडर कंट्रोल करके। और नेपाल को कंट्रोल ही नहीं, ये सारी चारों तरफ जो भारत के देश हैं उनके ऊपर अपना जमावड़ा बना रहा है, चाहे वो नेपाल हो या किसी हद तक भूटान को भी ट्राई कर रहा है, म्यांमार को, बांग्लादेश को, उसके बाद श्रीलंका को, और किसी हद तक जो चीन उसको सक्सेसफुल भी हुआ है। जिस प्रकार से म्यांमार में उसने म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है, और उसी प्रकार से कुआकोपू में एक पोर्ट बना के उसके बाद रोड बना रहा है कुआकोपू से लेके यूनान प्रोविंस में। इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर बहुत जोरों से आ गया है, और उसने चिटागोंग पोर्ट भी ले लिया है, और अभी तो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। और इसी प्रकार से आपको पता, श्रीलंका में उन्होंने हमनटोटा पोर्ट ले लिया है, क्योंकि जो श्रीलंका है वो वापस पैसे नहीं दे पाया, तो डेब्ट ट्रैप। तो ये जितने भी कंट्रीज हमारे हैं, जो नेबरिंग कंट्री जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री मिलती है, उसमें हर जगह से वो अपना जमावड़ा बढ़ा के और उसको अपने काबू में कर रहा है। और नेपाल को तो काफी हद तक उसने काबू कर लिया। और ये एक दुख की बात है कि कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेटेजी इतनी चली नहीं, वो कि ऐसा क्या, जो नेपाल भारत से कल्चरल रिलेशन भी है, उसके बाद रिलीजियस रिलेशन भी है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन भी है, उसके बाद हिस्टोरिकल रिलेशन भी है, और आपके ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रिलेशन भी है, और आपका जो है रोटी बेटी का भी नाता है। मगर कुछ एक समय में, अभी लास्ट 5-7 साल में आप देखें कि धीरे धीरे नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ते जा रहे थे, और कहीं ना कहीं वो चीन की तरफ जा रहा था। ये एक हमारे को चिंता का विषय है, और इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये अलग बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करें, वो तो मुझे नहीं लगता ठीक है। मगर उसके अलावा बहुत कुछ करने को है। अगर आपको चीन के ऊपर बिल्कुल अकेला ग्राउंड छोड़ दिया नेपाल पे, तो नेपाल की स्थिति ऐसी हो जाएगी जो अभी है, और उससे बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में हो जाएंगे। और जिस प्रकार से वो इनकर्शन भी कर रहा है, 17 में से 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ गया है चीन। और उसके बाद आज चीन जो है
कम्युनिस्ट पार्टी के मिला के, जैसे आपने बताया कि ये जो डेलीगेशन आई थी गोवू योंजू, ये वो है कि ये एक वाइस मिनिस्टर थे सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के, और इन्होंने ही पिछली बार इन दोनों पार्टियों को मिलाया था, जो कि ओली वाली भी और प्रचंडा, जो ओली वाली जो मार्क्सिस्ट लेनिन और प्रचंडा वाली जो थी आपकी माओइस्ट सेंटर, उनको मिला के ही एक प्रकार से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, लास्ट 2018 में आए थे। मगर अभी जो है प्रचंडा ने पूरा माइंड बना लिया है कि इसको ओली को रूल नहीं करने देना, और ओली साहब को भी ये पता लग गया है, केपी शर्मा ओली, और किसी न किसी हद तक जो उनका एम्बेसडर है, जो चीन की एम्बेसडर नेपाल के अंदर है, योंकी, उसके रोल में क्या हुआ है, बार बार योंकी ने बार बार एक प्रकार से अपना जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कंट्रोल में रखा है, और कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा था। मगर अभी केपी शर्मा ओली को समझ आ गई है कि जो प्रचंडा का ग्रुप है उसको रूल नहीं करने देगा, तो उन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को। अब सच्चाई ये है कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देता है, कि किसी हद तक ये भी कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल का, उसके पास पावर नहीं है डिसॉल्व होने की। मगर सच्चाई ये भी है कि भारत को अभी बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा। एक ऐसा टेस्टिंग पीरियड है भारत के लिए कि हम अपने रिलेशन को बढ़ाएं, और मुझे लगता है अभी आपको प्रदीप कुमार गौली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी भारत के अंदर आ रहे हैं, और ये जो काला पानी की प्रॉब्लम है इसको भी रिजॉल्व करें। तो सच्चाई ये है, हमें चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। जी जनरल साहब, प्रभात जी, जनरल साहब ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, और बिंदु ये है कि चीन ने अगर नेपाल में इस हद तक दखलंदाजी की है, इस स्तर पर वहां अपने प्रोजेक्ट जो है उनमें चीन को शामिल कर लिया है, तमाम तरह के इन्वॉल्वमेंट, और इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक कि उनकी राजदूत जब चाहती है राष्ट्रपति से मिलती है, जाकर के उनको समझाने की कोशिश करने लगती है, जब मन होता है प्रधानमंत्री से डायरेक्ट 2.5 घंटे की मीटिंगें चलती हैं, जब चाहती हैं नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे जो असंतुष्ट नेता हैं उनको भी समझाने लगती है। अगर किसी देश का राजदूत वहां चौधरी बन करके बैठ जाए और इस तरीके से खुला दखलंदाजी करना शुरू कर दे, और चीन भी 4-4 लोगों के प्रतिनिधिमंडल अगर भेजे कि जाकर के सुलझाओ इनके जो सींग उलझे हुए हैं आपस में, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि चीन क्यों कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, कहीं भारत से कुछ चूक हुई है क्या कि इतने बढ़िया रिश्ते, इतनी निर्भरता नेपाल की भारत के ऊपर, इसके बावजूद कि चीन का पिछले कुछ साल पहले तक भी उतना शेयर नहीं था नेपाल के भीतर, पर पिछले 10 साल में, 12 साल में हमने देखा है कि चीन बड़ी तेज रफ्तार से नेपाल के भीतर एंटर हो गया है, और भारत जो है वो आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की कहीं रणनीतिक, राजनीतिक या दूसरी कुछ भूल चूक हुई है क्या, और वो क्या है, और इन परिस्थितियों में भारत को क्या करना चाहिए? बहुत ही जटिल सवाल है ओंकार जी आपका, क्योंकि कूटनीति का प्रश्न इसमें उलझा हुआ है। कूटनीति स्वयं में एक जटिल कार्य है, डिप्लोमेसी से ज्यादा मुश्किल कोई कुछ होता नहीं। राजनीति अधूरी अगर कूटनीति उसके साथ नहीं खड़ी है। आपको याद होगा जब ये मधेसी आंदोलन हुआ था और ब्लॉकेड रहा, हमारे यहाँ से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सारा डिपेंडेंस इंडिया पर ही है नेपाल की। आज भी हमारे ऊपर उनकी करीब करीब 80% मोटा मोटी जो है वो डिपेंडेंस है। उस वक्त पूरे नेपाल के अंदर एक जो है तूफान था जब ये मधेसी आंदोलन हुआ। वो एक जस्टिफाइड मूवमेंट था, ऐसा नहीं है कि वो न्यायपूर्ण आंदोलन नहीं था, क्योंकि करीब करीब 30% जनसंख्या जो है वो नेपाल में मधेसियों की है। ये मधेसी वही लोग हैं जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से गए हुए हैं। मतलब हमारा जो काउ बेल्ट आप जिसे कहते हैं, वहाँ के वो लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, वो हिंदी बोलते हैं, ज्यादातर नेपाली उनकी भाषा नहीं है।
जो बाकी 70% लोग हैं वो गोरखा ओरिएंटेशन के लोग हैं ज्यादातर, जो है उसमें एक मिक्स लोग भी हैं कुछ, जो है चीज। तो उस दौर के अंदर हुआ क्या कि भारत की जो हमारी हुकूमत थी उसने थोड़ा उस समय, मैंने कहा ना, जब थोड़ा ढीलापन अपनाया, क्योंकि वो ये टेक इट ग्रांटेड कर रहे थे कि भाई मैं, नेपाल तो सदियों से हमारा है और हमारा ही रहेगा। और मधेसी मूवमेंट को उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो एक लोकल मूवमेंट है। उस समय कम्युनिस्टों को एक बात हाथ लगी, जो एंटी इंडियन जो कम्युनिस्ट है वहां दो ग्रुप्स हैं। जनरल साहब ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया उसको कि वहां दो ग्रुप्स हैं। एक तो मॉडरेट ग्रुप्स हैं जो 1989 से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जब वहां पर राजाशाही थी। पहला इलेक्शन जो है वो किंग वीरेंद्र के अंडर में जो हुआ था, वो राणा वाली बात नहीं कर रहा, वो तो पुरानी बात है, वो 10 साल चली डेमोक्रेसी, और वो 60 के बाद वो बिल्कुल नलीफाई होगी। दोबारा एक बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ जिसमें नेपाली कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो उसकी सहयोगी पार्टी थी, जो मॉडरेट कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पार्लियामेंट्री मेथड्स में बिलीव करती है। ये पार्टी का ही माधव नेपाल प्राइम मिनिस्टर बने कृष्ण प्रसाद भट्टाराई के बाद 1989 में, जिनका आपने नाम लिया। माधव नेपाल आज भी सबसे बड़ी शख्सियत है। ये पिछली बार भी जब बात हुई थी हमारी आपकी नेपाल पर, तो ये बात मैंने कही थी कि माधव, अगर आप नेपाल तो हमारे लिए एकदम समझो जैसे कि हम बिहार हुआ है, वैसे ही हम समझिए हम मतलब नेपाल चले जाते हैं। इस तरह हम लोग एकदम, बहुत बढ़िया बात जोशी जी ने कही थी कि वो तो एक राज्य की तरह है हमारे लिए, प्रांत की तरह है हमारे लिए। अब वहाँ जो कम्युनिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो मॉडरेट्स हैं, वो तो हमारे साथ रहे। एक ओली भी मॉडरेट थे। ओली जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले कम्युनिस्ट हैं, जो बिलीव करते हैं कि हिंसा की अब जरूरत नहीं है, ना ही प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप की अब जरूरत है। दे हैव निगेटेड दैट ओल्ड थ्योरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शुरू से हिस्सा लिया, और भारत के वो बहुत पक्ष में रहे। सदा से, क्योंकि भारत का बड़ा रोल रहा है वहां पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑनवर्ड्स 1950। तब लोहिया और जयप्रकाश थे, उसके बाद और लोग आए। तो ये जो पूरी, अगर इसकी इतिहास में जाए, तो ये जो प्रचंड वाला ग्रुप है, ये प्रचंड वाला ग्रुप जो है बेसिकली आर्म्ड स्ट्रगल वाला ग्रुप है, जो 10 साल तक युद्ध लड़ा सेना के विरुद्ध वहां पर, क्योंकि सेना ही थी वहां पर उसके सामने। गोरखा सेना है दुनिया की बहुत बेहतरीन, हमारे भी गोरखा रेजिमेंट है, और वो बहुत श्रेष्ठ सेना मानी जाती है। जनरल साहब बखूबी जानते हैं, इंग्लैंड वाले भी उसे अपने साथ ले गए, वहां से पेंशन भी आती हैं। बैटल ऑफ अलामीन जो थी हिटलर के खिलाफ, वो जो है गोरखा ब्रिगेड ने जीती थी। तो वो भारत के फौज के अंदर कितने गोरखाज हैं, नेपाली आप जानते, पूरे रेजिमेंट बनाए हैं। और ऐसा नहीं कि भारतवासी भी वहां की सेना में है, ये इस तरह का रिश्ता है, अद्भुत रिश्ता है हमारी सेनाओं के मध्य में। तो ये प्रचंड का ग्रुप जो था वो मर्ज किया ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, क्योंकि इन लोगों को जो हथियार आते थे, आपने वो कबीला का जनरल साहब ने तो देखा होगा, मैंने कई बार देखा है, वो ऐसा पहाड़ों से रास्ता जैसा जो हमारे और बर्मा के बीच जिस तरह के जंगल हैं, जहां उल्फा वाली शरण लेते थे, जैसे बांग्लादेश और हमारे बीच रास्ते हैं ना, जंगली रास्ते, वो रास्तों से चीन से हथियार आते थे प्रचंड की पार्टी को। और फौज से लड़ना आसान नहीं होता, वो भी गोरखा रेजिमेंट से लड़ना, गोरखा से लड़ना, लड़ भी गोरखा ही रहे थे, दूसरी तरफ भी गोरखा कम्युनिस्ट थे, ये लोग भी गोरखा थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस वक्त जो है भारत के इनिशिएटिव पर, देखिए भारत का कितनी भूमिका है, ये इन्होंने भारत के इनिशिएटिव पर ही सरेंडर किया है। वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है ना कम्युनिस्ट पार्टी के, जो आप उनकी तुलना कर सकते हैं हमारे नक्सलवादियों से, जो बड़े प्रांतों में आज भी आर्म्ड स्ट्रगल चला रहे हैं। कुछ हिस्सों में उन्होंने सरेंडर भी किया है। विनोद मिश्रा ग्रुप पूरा का पूरा जो है वो सरेंडर कर चुका है इंडिया के अंदर, और भी कई ग्रुप्स ने किया। इसी तरह उन्होंने पूरों ने, गुरिल्लाज ने सरेंडर किया उस वक्त। और उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इतनी भूमिका नहीं थी इनके सरेंडर में। हमारी भूमिका, वो तो चाहते थे युद्ध और प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, वो लोग जो उनका मकसद था तानाशाही कायम करना कम्युनिस्ट पार्टी की, वो उनका मकसद था। लेकिन वो भारत के इनिशिएटिव पर हम लोग उनको सरेंडर करा पाए। इसके बाद चाइना की भूमिका शुरू हुई, जब से कि मधेसी आंदोलन हुआ। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जो आपने बहुत ही जटिल प्रश्न किया कि कहाँ भूल हुई हमसे। हम अभी क्या करना चाहिए, अभी भारत को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, वो उस पर थोड़ा सा अगर हम आए तो ज्यादा बेहतर है।
अभी जी जी भारत जी, को ये क्या मैंने क्या स्टेप बैकग्राउंड, उठाने चाहिए? हाँ, जी जी क्योंकि जी। आपके प्रश्न में ये भी समाहित था कि भूल हमसे कहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा जी ये जी इस पर प्रकाश डाला जी जी ओंकार जी आपके कहने से, ताकि हमारे जी सुनने जी। वालों को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि जड़ें कहाँ है, नहीं, वो गड़बड़ी बिल्कुल कहाँ हुई, और आपने बिल्कुल सही किया, आपने बिल्कुल सही किया। पर अभी और चूंकि टाइम जी, जो है लिमिट रहता है, मैं कह रहा हूं कि राइट। अभी भारत को कौन कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, भारत के साथ पूरी नेपाली कांग्रेस है। नेपाली कांग्रेस के जो हमारे साथ रिश्ते हैं वो अद्भुत रिश्ते हैं, भले ही वो इस बार जरा कमजोर पड़ गए, 65 सीटें आई हैं उनकी 275 में से, और 3/4 बहुमत मिला, 2/3 बहुमत मिला कम्युनिस्टों को, क्योंकि देवर यूनाइटेड। प्रचंड ग्रुप और ये जो दूसरा ग्रुप है जिसे माधव नेपाल का ग्रुप कहते हैं, बेसिकली सबसे बड़े लीडर वही हैं। और इस समय ओली साहब को हटाकर जो है माधव नेपाल को ही बागडोर कम्युनिस्ट पार्टी की सौंपी गई। अभी कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित नहीं हुई है, विभाजित होने के कगार पर खड़ी है। जिस तरह से प्रचंड ने ओली को हटाया है, कम्युनिस्ट पार्टी से ही निकाल दिया है अभी पिछले दिनों, और बहुत सारे उनके साथियों पर प्रहार किया जा रहा है। तो इसलिए इसलिए कम्युनिस्ट चिंतित हैं, चीनी, क्योंकि उन्होंने जो है देखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का अगर रूल वहां रहना है तो फिर ये तो जरूरी है कि वो एकजुट रहें किसी भी तरह। अगर नेपाली कांग्रेस के साथ एक गुट का समन्वय होता है तो उस तरह वो चीनी कब्जे में नहीं रहेंगे जिस तरह से आज है। चीनी प्रभाव उनसे निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, वो भारतीय प्रभाव शुरू हो जाएगा फिर वहां। इसलिए हमको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, देखिए नेपाली कांग्रेस पर हमें ज्यादा काम नहीं करना, भारतीय कूटनीति को, भारतीय कूटनीति को कार्य करना है कम्युनिस्ट पार्टी के मॉडरेट ग्रुप पर, जो सदा से हमारे साथ है। जिस तरह से भारत के अंदर सीपीएम है, वो इक्वल डिस्टेंस पार्टी थी, वो रूस और चीन से बराबरी की दूरी रखती थी, और वो हाईली डेमोक्रेटिक पार्टी रही, सीपीआई भी सीपीएम भी। एक ग्रुप जो चारू मजूमदार के नेतृत्व में 1967 में नक्सलबाड़ी में विद्रोही हुआ था, वही बस जो है समझिए कि चीन परस्त गुट था, पूरी तरह चीन परस्त गुट है। बल्कि आज भी माओवादी, अपने को वो माओवादी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी उनका नाम है। ठीक यही स्थिति करीब करीब प्रचंड के गुट की भी है वहां पर। ठीक है, यही स्थिति लगभग भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हम समझ सकते हैं। जो सिचुएशन कम्युनिस्टों की इंडिया में है ना, वही बिल्कुल सेम सिचुएशन नेपाल के अंदर है, कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारे और नेपाल में अंतर ही कुछ नहीं है। जैसे हम संस्कृति के लोग हैं, जैसे हम, हमारी राजनीति है, लगभग वैसी राजनीति उनकी है। हमारे यहाँ पर जो सीपीआई सीपीएम है, वो आप जानते हैं क्या उनका चरित्र है, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आप आपसे ज्यादा कौन जानता है। नक्सल्स का पूरा जो झुकाव है वो चीन की ओर है। हालांकि वो चीन को भी आजकल बहुत सारे गुट कंडम कर रहे हैं, जब से रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स आई है चीन के अंदर, जब से जी जी सुधार किए अर्थव्यवस्था में। तो हमारा काम ये होना चाहिए, हमारे राजनीतिज्ञों का, कूटनीतिज्ञों का काम ये होना चाहिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर प्रो इंडिया एलिमेंट है, जिनमें सबसे बड़ा लीडर तो माधव नेपाल है, उसके बाद जो है ये ओली भी कभी हमारे साथ ही थे, वो इस समय सत्ता की वजह से जो भी प्रचंड के साथ तालमेल बिठाना चाहते थे वो है, उन्होंने जरूरत से ज्यादा शुरू में झुकाव दिखाया प्रचंड की। अब प्रचंड की राजनीति का शिकार हुए, उन्होंने देख लिया क्या होता है इसका नतीजा। अगर वो मॉडरेट रहते और अपना पुराने स्टैंस न बदलते तो इस तरह से उनकी बेइज्जती होकर प्रचंड हावी नहीं हो पाता कम्युनिस्ट पार्टी पर, क्योंकि प्रचंड की पार्टी तो बहुत ही माइनॉरिटी पार्टी थी वहां पर। मेजर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे आज भी इंडिया के अंदर नक्सल्स कोई मेजर ग्रुप्स नहीं है, बहुत माइनर ग्रुप्स है कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर। कम्युनिस्ट जी पार्टी का प्रभात भाई। कम्युनिस्ट जी पार्टी का तो इसलिए हमारा कार्य होना चाहिए इस समय, हमारे राजनेताओं का प्रमुख दायित्व है, खासतौर से कम्युनिस्ट भी इसमें बड़ी भूमिका बहुत निभा सकते हैं। इंडियन कम्युनिस्टों ने पहले भी भूमिका निभाई उनके सरेंडर में है। उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेके हमारी सरकार, उनके माध्यम से जो प्रो इंडिया एलिमेंट है उसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। वो किस तरह जी से किया प्रभात जाता भाई। है वो कूटनीतिज्ञ अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी रहा हूं कूटनीति के अंदर इतने दिनों तक, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि कैसे प्रभात कूटनीतिज्ञ जी, काम करते हैं। तो अंडरवर्ल्ड का काम कैसे होता है आप जानते हैं, कूटनीति का कार्य अंडरवर्ल्ड का कार्य है राजनीति एक में। टिप्पणी एक टिप्पणी जनरल साहब से भी ले लेते हैं। जी जनरल साहब, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि हमारे रॉ के चीफ ने काठमांडू का दौरा किया। इसके बाद हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब भी गए और हमारे विदेश सचिव भी गए। मई में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से नेपाल और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही नाजुक दौर में अचानक पहुंच गए थे। नेपाल ने चीन के उकसावे पर कह लीजिए या कुछ दूसरी वजहों से एक ऐसा नक्शा संसद से पारित करा लिया जिसमें
भारत की प्रभुसत्ता को, भारत की एकता अखंडता को भी चुनौती दी गई थी। ऐसे बहुत सारे इलाके जहां दशकों से हमारी अपनी सेना तैनात है, और 3 गांव ऐसे जहां से जिन गांवों ने हमारी प्रशासनिक और पुलिस सेवा को बहुत शानदार ऑफिसर दिए हैं, उन गांवों को भी, उन इलाकों को भी नेपाल ने अपने इलाके में दर्शा दिया था। बहरहाल मुझे लगता है कि वो अब चीजें पीछे छूट रही हैं, क्योंकि जब पिछले दिनों केपी शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे प्रधानमंत्री के साथ, और अपने पीछे जो नक्शा लगाया वो पुराने वाला ही लगाया, जो नया नक्शा बनाया था उन्होंने वो नहीं लगाया। ये एक संकेत था भारत के लिए कि हम सुधरना चाहते हैं, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मतभेदों के मुद्दे हैं उनको हम अब ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय नेपाल की हैं, चीन न केवल नेपाल बल्कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे दूसरे पड़ोसियों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है, वहाँ तरह तरह की चालें चल रहा है, निवेश कर रहा है, और उन देशों में दखल अंदाजी भी कर रहा है। एक तरीके से भारत की चौतरफा घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। तो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, इनमें भारत को अब क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए कि चीन का जो प्रभाव है, चीन की जो साजिशें हैं, वो न्यूनतम हो जाएं, कम से कम हो जाएं। देखो चौधरी साहब, एक तो हमें समझना पड़ेगा अभी जो सिचुएशन है वो बहुत फ्लूइड है। पहली बात तो ये है कि अभी ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है। मान लो अभी जो चीन के डेलीगेशन आई थी तो उसने एक प्लान बी भी बना ली है। मान लो सुप्रीम कोर्ट दे देता है कि ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसको रद्द कर देता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है चीन की वो एक प्रकार इन्फ्लुएंस करके हो सकता है माधव कुमार नेपाल या प्रचंडा को बनाने की कोशिश करेगी। अगर मान लो वो इलेक्शन बोलते हैं कि होंगे और ठीक मानता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर चीन जो है वर्कआउट करेगा कि अगले इलेक्शन में ऐसा कार्रवाई की जाए कि फिर कम्युनिस्ट ही जीते, या केपी शर्मा ओली के अलावा बाकी कम्युनिस्ट। ये चीन तो करता रहेगा कोशिश। ये हमें ध्यान रखना है कि चीन की प्लान ए फेल है तो प्लान बी है, क्योंकि चीन के लिए नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो करेगा। अब भारत को क्या करना है ये बहुत जरूरी है। देखो भारत के लिए नेपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेपाल जो है बेटी रोटी का रिश्ता है। उसके बाद 10 लाख के करीब नेपाली भारत में काम करते हैं, 50,000 के करीब फौजी जो है भारत की फौज में कर रहे हैं। जैसे बता रहे थे प्रभात साहब कि 10 रेजिमेंट थी, 6 रेजिमेंट भारत में रहेगी और 4 रेजिमेंट इंग्लैंड अपने पास लेके चला गया। तो इतना इंपॉर्टेंस है इस गोरखा रेजिमेंट का। तो उसके बाद 2 लाख के करीब हमारे पेंशनर हैं, और 70 से 80% जो ट्रेड है वो भारत के थ्रू जाता है। सबसे ज्यादा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर नेपाल के साथ है। और अगर आप ज्योग्राफी देखो तो ज्योग्राफी है कि जैसे ही नेपाल से आप हमारे गैंजेस प्लेन में आते हो तो प्लेन इलाका आ जाता है, तो वहां से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं अभी तक हमने रेलवे लाइन बना देनी थी काठमांडू में, क्यों टाइम लगा, मगर और हमने रोड कम्युनिकेशन क्यों नहीं बनाए हो। देखो टेरेन आपके फेवर में, और चीन के साथ तो हिमालय है नेपाल और चीन के बीच में, फिर भी उसने ट्रांस हिमालय मल्टी जो कनेक्टिविटी बना रहा है। तो ये हमें 3-4 चीजें सोचनी पड़ेंगी। जो भी प्रोजेक्ट हमने नेपाल में लिए हैं हम उनको टाइम पे पूरा करें और कॉन्फिडेंस लें नेपाल गवर्नमेंट का। दूसरी बात यह है कि ये जो पंचेश्वर अभी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उस पर काम करना चाहिए। रोड और जो इंटरकनेक्टिविटी, रोड और रेल की कनेक्टिविटी भारत से नेपाल के अंदर बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद नेपाल को भरोसा दे कि भारत आपके साथ है, और हमारा जो रिश्ता है बहुत बड़ा रिश्ता है, और हम चाहते हैं कि नेपाल भी प्रोग्रेस करे और इंडिया भी प्रोग्रेस करे। और ये जो आपकी फ्रीडम और ये आपकी फ्रेंडशिप पीस ट्रीटी है 1950 की, उसमें जो बदलाव नेपाल चाहता है बातचीत करके उसको भी हमें एक प्रकार का सॉर्ट आउट करना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर हमें यकीन करना चाहिए कि नेपाल को फीलिंग हो कि ये बिग ब्रदर नहीं है, भारत आपके इक्वल है, भारत आपका भला चाहता है, और इसलिए
आपके पास जो भी हम दे सकते हैं उनको कॉरिडोर, चाहे वो कलकत्ता जाने के लिए, कोलकाता पोर्ट के लिए, या विशाखापट्टनम या चिटागोंग जो बांग्लादेश के लिए उन्होंने चाहिए, तो वो भी उसको दे। हमें कूटनीति अच्छी करनी पड़ेगी, बैकडोर डिप्लोमेसी चलानी पड़ेगी अच्छी, जिस प्रकार से अभी हमारे रो के चीफ गए थे गोयल, और उसके बाद आपके जो है चीफ गए, और उसके बाद आपके कहीं ना कहीं फॉरेन सेक्रेटरी, तो काफी बदलाव आया नेपाल के अंदर। और ये भी सच्चाई है, थोड़े से ऐसे एलिमेंट हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, इसका इस्तेमाल करें और सॉर्ट आउट करें। और ये जो काली नदी का एक प्रकार से कंट्रोवर्सी आ गई है, वो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, क्योंकि ये काला पानी, लिप्पू दरिया, लिप्पू लेक भारत का हिस्सा है, क्योंकि काली नदी एक बाउंड्री है, और काली नदी के ईस्ट में नेपाल है और वेस्ट में भारत है, और ये तीनों जगह वेस्ट में है, और तभी तो भारत के साथ है, भारत के पास है। और आज तक तो उन्होंने इस रोड के ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं उठाई जो चली है धारचूला से लेके आपके लिप्पू लेक। तो ये सारी कार्रवाई चीन के कहने पे हो रही थी, और ये केपी शर्मा ओली को भी मालूम है, तो वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। अब मौका बहुत अच्छा है, अब मौका है कि हम सारी पार्टियों के साथ बातचीत करके रखें। ये नहीं सोचे कि केपी शर्मा ओली आएगा या आपका प्रचंडा या माधव कुमार नेपाल। आपको ब्रॉड बैंड पे चलना है कि भारत को ये सोचना है, ये तो नेपाल देखेगा कि कौन जीत के आता है, मगर हमारे रिश्ते सबसे अच्छे होने चाहिए, और हम इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरफेयर ना करें मगर इन्फ्लुएंस करें। इसमें फर्क है, इन्फ्लुएंस जरूर करना है, क्योंकि भारत को अगर हित देखने हैं नेपाल में, तो हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो भारत के प्रो हो। देखो आप, एक साफ सा एग्जांपल है दो देश का। बांग्लादेश के अंदर जब से आपकी शेख हसीना आई हैं, रिश्ते कितने अच्छे हो गए, और कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी आपको मालदीव में नई गवर्नमेंट आई, बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, उसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। और इसी प्रकार श्रीलंका में भी काफी अच्छे रिलेशन हो गए, राजपक्सा जो भाई आए हैं, भारत उससे मेंटेन कर। तो इस तरीके से करे, कूटनीति का टेस्ट है नेपाल के लिए, एक ऐसा देश जो कि बहुत ही नजदीक है, वो ऐसा लगता भारत का अंग है, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर धीरे धीरे वो भारत से दूर जा रहा था और चीन के ट्रैप में फंस रहा है। नेपाल को ये नहीं पता लग रहा कि जो कार्रवाई चीन कर रहा है उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो बस आपको डेप्थ ट्रैप में डाल देगा और आप एक कॉलोनी बन जाएंगे चीन की, जिस प्रकार से पाकिस्तान बना है। और उसको कॉरिडोर चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, जब तो ये बना रहा है ट्रांस हिमालय जो इंटरकनेक्टिविटी है। तो ये हमें समझ आनी चाहिए, हमें नेपाल से हर पार्टी से बातचीत और एक आपके प्रैक्टिकल रिलेशन की तरफ ध्यान दें। आने वाले समय में सोचें समझें, और जिस प्रकार से प्रदीप कुमार ग्वाली आ रहे हैं भारत में, और ये जो लिप्पू धेरा का भी है, इसमें ले दे के गिव एंड टेक की पॉलिसी करके नेपाल के साथ दोबारा रिलेशन ट्रैक पे लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल A.K. श्रीवास साहब, प्रभात कुमार रॉय जी, आप जुड़े और नेपाल में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें भारत को किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सामरिक और दूसरे आयाम हैं नेपाल के साथ, वो बरकरार रहे, और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं, चीन की साजिशें हैं, वो भी नाकाम हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।